Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adverse News Analysis. Today is 16 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज गुड्स ट्रेड डेफिसिट हिट्स अ 10-month हाई. अब देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझते हैं. तो ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी कंट्री होती है वहां पर दो चीजें आपको ट्रेड में आपको दो चीजें दिखाई देती है. एक होता है आपका इंपोर्ट और दूसरा होता है आपका एक्सपोर्ट. ओके, नाउ फर्स्ट इज इंपोर्ट, मतलब हम किसी दूसरी कंट्री से क्या कर रहे हैं, कोई भी आइटम को वहां पे परचेस कर रहे हैं, अपनी कंट्री पर लेकर आ रहे हैं. मान लीजिए यहाँ पर रशिया है, रशिया से इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफेंस जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको परचेस कर रहा है. तो यहाँ पर ये क्या हुआ, आपका इंपोर्ट हुआ. नाउ एक्सपोर्ट की बात करते हैं. व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट मीन्स हम इंडिया से कुछ भेज रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, तो वो आपका एक्सपोर्ट होता है. अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो आई होप आपको क्लियर होगा. अब उसके बाद ये क्या है कि ट्रेड डेफिसिट. अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप होता है. मतलब कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कम हो रहा है. तो इस कंडीशन पर ये जो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है उसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट. ओके, आई होप आपको व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट ये आपको क्लियर होगा. तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट, तो जो कंडीशन उस टाइम पर बनती है उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट. अब इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि गुड्स ट्रेड डेफिसिट हिट्स अ 10-month हाई. यहाँ पर जो गुड्स है, अब देखिए हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं और एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे जो गुड्स होते हैं उनको इंपोर्ट करते हैं. यहाँ पर जो सर्विसेज होती हैं हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं. ओके, अब गुड्स की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप गुड्स में एग्जाम्पल ले सकते हैं. हम फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पर जो गोल्ड होता है आपका है ना उसको इंपोर्ट करते हैं. हम यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है आपका क्रूड ऑयल है, ये सारी जो आइटम्स है उसको हम इंपोर्ट करते हैं. हम यहाँ पर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उन्हें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. तो ये हमारे इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है. इसके कारण जो गुड्स है उसमें जो ट्रेड डेफिसिट है वो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 10-month हाई देखने को मिल रहा है. मतलब 10 महीने के कंपैरिजन में देखेंगे आप अभी, तो अगर हम देखें अगस्त में ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कितना बढ़ चुका है, मतलब कि आपका डबल डिजिट हो चुका है. 34.5 बिलियन यहाँ पर हाई पहुंच चुका है अभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है. सर्विसेज भी यहाँ पर हमारे द्वारा एक्सपोर्ट की जाती हैं. सर्विसेज यहाँ पर कैसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं? सर्विसेज का मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई यहाँ पे फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. आप लोगों ने इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग इंडिया में रहकर यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना. जैसे कि रात में बैठ के कहते हैं ना हमारी आज नाइट शिफ्ट है, यूएस शिफ्ट है हमारी, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि इंडिया में है बट सर्विस कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यूएस में प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर किसी अदर कंट्री में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसे हम कहते हैं क्या, सर्विस. तो हम सर्विस भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं. इंडिया में सर्विसेज भी बहुत सारी एक्सपोर्ट होती हैं और गुड्स भी एक्सपोर्ट होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंपोर्ट ही करते जाते हैं, बट हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है इस टाइम पर वो ज्यादा हो रहा है और जो हम पूरा एक्सपोर्ट करते हैं उन सारी चीजों को अगर आप क्या करेंगे एक साथ अगर हम प्लस करते हैं तो उसका जो सम है, जितना हम आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कम आ रहा है. इसलिए हमारा क्या बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर हाई होता जा रहा है. सो इंडियाज एक्सपोर्ट रैंक वाज 6.86% इन अगस्त 2023 फॉर द 7th consecutive month compared with the year earlier period. यहाँ पर अब धीरे धीरे ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं बट हमारे एक्सपोर्ट में भी धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है. इसके कारण हमें जो दिखाई दे रहा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो और ज्यादा यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. आप एक बार इस मेन हेडिंग को पढ़ सकते हैं. द ट्रेड डेफिसिट इन अगस्त वाज $24.16 बिलियन. हमारा अगस्त में ट्रेड डेफिसिट कितना है,
$24.16 billion, almost 17% wider than July's $20.67 billion गैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कितना है हमारा 24.16 बिलियन और जुलाई में कितना था 20.67 बिलियन। गुड्स एक्सपोर्ट श्रैंक फॉर द 7th मंथ इन रो। तो यहाँ पर जो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्लाइन हो रहा है। गुड्स मतलब आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं वो चीजें जिनको आप टच कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं उस कंप्यूटर को टच कर पा रही हूँ। अब मुझे वो कंप्यूटर को किसी दूसरी कंट्री में भेजना है तो यहाँ पर मैं गुड्स का क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ। अब कंप्यूटर से ही आप ऐसा लिंक कर लीजिए, आपके पास कंप्यूटर है, आपका पर्सनल लैपटॉप है। अब आपका लैपटॉप आपके पास है बट आप उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उनकी कंपनी में कोई उनका काम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, आपका सर्विस हो जाता है। तो ये सर्विस गुड्स में आते हैं आपके। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट वहां पर मूव करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपसे ये पूछा गया था, किसके बारे में हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, फूड चेन। आप सभी को पता है फूड चेन क्या होती है। तो हम ओशनिक फूड चेन की बात कर रहे हैं। किसकी, ओशनिक फूड चेन की। तो ओशनिक फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। सो प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर आप लैंड में देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है, आपका जो फूड चेन होता है। अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं, ये आपकी इस तरीके से कैटेगरीज होती है। इसमें पहले आपके क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर आपके हार्बीवोरस होते हैं, फिर कार्निवोरस होते हैं। ओके, फिर यहाँ पर जो ये आपका हायरार्की है आपकी ऊपर बढ़ती जाती है, इस तरीके से होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर दोज एनिमल्स यहाँ पर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब वो अपना फूड क्या कर रही हैं, खुद ही बना रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं, क्या ह्यूमन बींग्स प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम किसी पर डिपेंड है। जैसे कि हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड्स है ना। हम यहाँ पर कई बार एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम इनके ऊपर क्या है, एक तरीके से डिपेंड है, तो हम प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं कहलाते हैं। सो आपका अगर हम लैंड में देखेंगे तो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से, आपका जो इन्वायरमेंट होता है वहां से सारे फैक्टर्स को वो एक साथ करते हैं और सनलाइट की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके वो खुद का खाना बनाते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन। आपको ये इतना समझ में आया। इसी तरीके से जैसे लैंड में होता है, आपका ओशन में भी होता है। जो आपके ओशनिक प्लांट्स होते हैं, आपने देखे होंगे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो इसमें यही पूछा जा रहा है। आई होप अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि जो आपकी ओशनिक फूड चेन है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटोम्स, फोरामिनिफेरा। सो फोरामिनिफेरा, इनमें से चारों में से आपको ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो आप लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से पढ़िए। ओके, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। गलत हो रहा है, नो इश्यू एट ऑल। एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करना, पार्टिसिपेट करना इज मस्ट। ओके, तो आप लोग ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे सबसे पहले कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, ना देखिए आप सेकेंड ऑप्शन देखिए, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो क्या साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ये हमसे थोड़ा सा पूछा जा रहा है। अब फर्स्ट वाला आप देखेंगे, फर्स्ट वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, देखिए इसमें कॉपपोड्स है, इसको हम कॉपपोड्स पढ़ते हैं। ओके, तो कॉपपोड्स, आपको यहाँ पे इसका जो लास्ट वर्ड है आप इसको ध्यान से देखें। आप लोगों ने ऑर्थोपोड्स पढ़े होंगे, ऑर्थोपोड जिसमें आपके कॉकरोच, ये सारे जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो क्या ये आपकी प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे, आप खुद सोच कर देखिए, क्या ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे। आप लोग थोड़ा सोचिए यहाँ पर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, जो आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपकी जो क्रस्टेशियन सब क्लास होती है उसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका एक मेंबर होते हैं कौन, कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट्स आपका जो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में नहीं आता है। सो ऑप्शन 1 जिसमें है वो आपका जो अदर ऑप्शन है उससे कट हो जाता है।
ओके, तो हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी यहाँ पर कट हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, बी एंड सी। अब हम सेकंड देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप सभी को पता है कि साइनोबैक्टीरिया हम किसे कहते हैं, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी को। किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप सभी को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो यहाँ पर नेचुरली वाटर बॉडी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है, आपका सनलाइट की प्रेजेंस में आपका खुद का फूड बनाता है। सो साइनोबैक्टीरिया इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है आपके फूड चेन की। सो आपका देखिए सेकंड वाला आपका सही हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, थर्ड ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपका, ये सेकंड वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो आपका जो थर्ड है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो देखिए आपको अगर दो आइटम्स भी पता है, दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पता है, तो आपने इजिली इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी ओनली, 2 एंड 3। सो साइनोबैक्टीरिया एंड डायटॉम्स क्या है, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशन है, और कॉर्पोड्स एंड फोरामिनिफेरा ये क्या है, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं, बट स्टिल हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एक बार आप देख लीजिए। सो ये आपके कॉर्पोड्स हैं, आप इनके यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको दिखते हैं, ये आपके वाटर बॉडीज में ही पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपके, ये जू प्लैंक्टन्स है। क्या है ये, ओशन में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, आपने देखे होंगे, बहुत ही स्मॉल तरीके के होते हैं, एकदम ऐसे बारीक बारीक से ऐसे उड़ते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दे आर स्मॉल क्रस्टेशियन, इनको हम कहते हैं दे फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या करते हैं, आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनको ईट करते हैं, और जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं इनसे बड़े, वो इनको ईट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये यूनियस सेलर होते हैं, और इनका जो और कोलोनियल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। आप ये पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस को, जो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसे कैरी करते हैं, और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, ये आपका फ्रेश वाटर और जो मैराइन इन्वायरमेंट होता है दोनों में पाया जाता है। डायटॉम्स की बात करते हैं, ये भी आपका यूनिसेलुलर एल्गी होता है, ये इस तरीके से दिखता है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इनका शेप कई बार चेंज हो जाता है, बट ये क्या है, आपके यूनिसेलुलर एल्गी है। अब एल्गी है, इसमें इनकी जो फर्स्ट वाली वॉल होती है, सबसे स्टार्टिंग वाली, वो सिलिका सेल वॉल इसको हम कहते हैं। ये भी क्या है, एक कॉमन टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अर्थ में 20% जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट। फोरामिनिफेरा की बात करते हैं, तो ये आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनका ये इसमें शेल होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इनकी जो लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये क्या आपके हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और जो भी आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनको फीड करते हैं। ओके, सो आई होप जितने भी ऑप्शंस थे हमने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया, और आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। अब देखिए G20 आपका बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी को यहाँ पे G20 में जितने भी मेंबर्स हैं, अब तो ये G21 होने वाला है, आप सभी को ये भी पता है कि आपका अफ्रीकन यूनियन इसमें क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो अभी तो देखिए इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, बट मे बी आने वाले समिट में क्या हो सकता है, इसका जो नेम है वो चेंज यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी जो आपका प्रेजेंट G20 है इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी आपको कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, है ना। 4 कंट्रीज हैं यहाँ पर, 4 कंट्रीज हैं, और उनकी ग्रुपिंग की गई है, और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा, मतलब कि कौन सी कंट्री यहाँ पर G20 का आपका मेंबर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्या है आपका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील। नेक्स्ट है हमारा ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। फोर्थ की बात करें, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सभी को करना कंपलसरी है, क्योंकि G20 आपका न्यूज में बना है। तो G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स का नाम याद होना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फिल्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर कहते हैं। ठीक है, सो आपका फर्स्ट है क्या, पेलिकन, ऑस्ट्रस, ऑक्टोपस, कैटफिश। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों को कहाँ
आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे सो दैट हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर सकें और लास्ट में इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है इन डाइवर्स इंडिया नेम चेंज डिमांड्स कंसेंसस। अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि G20 की जो समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, तो जितने राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर इनविटेशन सेंड हुए थे, इनविटेशन यहाँ पर दिए गए थे, जितने भी आपके हम कह सकते हैं जिस जिसको यहाँ पर बुलावा देना था, तो इनविटेशन सेंड हुए थे। तो उस इनविटेशन में क्या लिखा था, इंडिया जो प्रेसिडेंसी है ना, तो उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और तभी से ये जो नाम वाली इंडिया और भारत, ये जो कंट्रोवर्सी है आपके सामने आती है कि क्या हमारी ये जो गवर्नमेंट है वो इंडिया का नाम चेंज करना चाहती है। यहाँ पर जो स्पेशल पार्लियामेंट बुलाया गया है, स्पेशल आपका जो पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, तो क्या वहां पर इंडिया ये जो नेम है उसको चेंज करके भारत कर दिया जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या चल रहा है, आपकी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। ओके, अब इस आर्टिकल में ये कहा गया है, ये आपके लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है, इसलिए इस आर्टिकल को थोड़ा पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने ये कहा है कि अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और अगर हम आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं, सो आर्टिकल 1 आपका क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। तो आप ध्यान से अगर आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इट मीन्स हम इंडिया और भारत इन दोनों नाम को इंटरचेंजेबली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देयर इज अ नो, मतलब कि कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है। ओके, इतना क्लियर हो आपको। ओके, फिर तो यहाँ पर ये कहा था कि मे भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर यही कर रही है, सिर्फ इंटरचेंजेबली यहाँ पर इंडिया और भारत का नाम चेंज कर रही है। इंडिया के प्लेस पर हम भारत यूज कर सकते हैं और भारत के प्लेस पर हम इंडिया यूज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ भारत की बात करते हैं, ये जो भारत वर्ड है ना, अगर हम भारत की बात करते हैं तो आपका जो आर्टिकल 1 उसके अलावा कहीं भी आपको भारत जो वर्ड है उसका यूज करते हुए नजर नहीं आते। इवन जो हमारा आर्टिकल 52 है वो क्या यहाँ पर कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 यहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, ना कि ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यहाँ पर अगर हमारी गवर्नमेंट नाम चेंज करती है तो उन्हें क्या करना होगा, पार्लियामेंट में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना होगा, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी लोगों का जो कंसेंस है, मतलब कि उनके जो हम कह सकते हैं उनकी सहमति लेना हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। सो देखिए, पार्लियामेंट की अगर बात करें तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो प्रोविजन है उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, बट अगर यहाँ पर जो ये नॉमेनक्लेचर अभी हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये सारी चीजें, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, अभी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है इस आर्टिकल में। और ये कहा गया है कि हमें क्या करना होगा, अगर हमें नेम चेंज करना है, भारत करना है, तो हमें क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे चेंज करना होगा। ओके, सो विल सो कंफ्यूजन, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर हम भारत को अभी सिर्फ चेंज नहीं करते, अमेंडमेंट नहीं किया, सिर्फ हम नॉर्मली इंडिया के प्लेस पर भारत और भारत के प्लेस पर इंडिया का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल जितने भी कम्युनिकेशंस होती हैं इंडिया की, उसमें कंफ्यूजन लेकर आएगा। जो भी हमारी ग्रेट डील्स हैं, सो मे बी ये जो भी आपके फॉरेन यहाँ पे कंट्रीज हैं, आपके जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया नॉट रिपब्लिक ऑफ भारत, इस चीज से वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ट्रीटीज और जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, आपके जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, यहाँ पर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होते हैं, तो इन सारी चीजों में क्या हो सकती है, आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। और इस कंफ्यूजन के कारण शायद मे बी हमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज पर कि हम कब और किस चीज का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, फिर ऑल्दो आपका जो आर्टिकल 1 है ये प्रोवाइड करता है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट एंड इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया क्या है आपका, दैट इज भारत क्या है आपका, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ओके, सो एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये नेम चेंज करने की बात की जा रही है। अब इंडिया नाम कहाँ से आया, आप सभी को पता है कि आपकी जो इंडस रिवर है, तो ये कहा गया कि इंडस रिवर के पास यहाँ पर जो मतलब जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो जो भी एरिया है, जो भी रीजन है, उसे हम इंडस सिविलाइजेशन कहते थे। ओके, इतना तो आपको पता होगा। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और इंडस सिविलाइजेशन से धीरे धीरे वो इंडस होते होते वो क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया। ओके, तो ये आपका यहाँ से आता है। तो ये कहा जा रहा है कि हमें शायद नाम चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या करता है, एक कॉलोनियल माइंडसेट है उसको यहाँ पर दर्शाता है कि वो क्या है, इंग्लिश नेम है। तो बट ऐसा कुछ
भी नहीं है। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इसका जो ओरिजिन होता है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा और आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए आपका ये वाला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है कि अभी आप सभी को पता है कि 18 सितंबर से आपका पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। तो मिसप्लेस्ड मिस्ट्री, ये क्या कह रहा है, मिसप्लेस्ड मिस्ट्री की बात की जा रही है। मिसप्लेस्ड मिस्ट्री का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने ये तो बता दिया, बिल्स के नेम यहाँ पर बता दिए कि ये बिल्स यहाँ पर, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस बिल यहाँ पर आने वाला है ना, और भी अदर यहाँ पे जो बिल्स हैं आपके आने वाले हैं जिस पर यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन होगा। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये अभी भी मिस्ट्री है, शायद ये ऊपरी ऊपरी दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ ऊपरी ऊपरी पर ये सारी बातचीत कर रहे हैं कि हम इस बिल पर यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन करेंगे, बट अंदर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मिस्ट्री है उसको सामने रखना होगा, जो सीक्रेसी है इसको खत्म करके लोगों को आगे बताना होगा कि यहाँ पर ये 5 डे का जो स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, वो यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो सिर्फ इस आर्टिकल में इतना ही है, आपको और ज्यादा भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। अब देखिए आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्यू टू दैट क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसको इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, आपका एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फूड इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज होगी। नाउ हमारा 2030 का यहाँ पर टारगेट है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हमें 2030 तक जो हमारे 10 सस्टेनेबल गोल्स हैं, क्या क्या कौन कौन से गोल्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे, टोटल पूरे जितने भी आपके गोल्स हैं। तो 2030 तक की हमारा एक गोल ये भी है कि हमें जीरो हंगर को क्या करना है, इसे अचीव करना है। लेकिन अगर एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019, इन्होंने ये कहा कि 2030 तक जीरो हंगर को यहाँ पर अचीव करना ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। ओके, अब ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ रहा है, कहीं पर आपका सूखा पड़ रहा है ना, तो हम हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके जो सीड्स हैं उनको उनके जेनेटिक्स में, उनके जो जीन्स हैं उनमें क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे। इट मीन्स अगर पानी कम भी होता है, बारिश कम हो रही है, फिर भी वो क्या करेंगे, उसमें सर्वाइव कर जाएंगे और वो यहाँ पर ग्रो करेंगे। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल हो रहा है कि जो आपका वीट है, उसका वीट पर बहुत ज्यादा, जो वीट की क्रॉप्स है उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, किसका, हीट का। क्योंकि आप सभी को पता है जो वीट होता है आपका विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है ताकि उसमें हीट का इंपैक्ट ना हो, क्योंकि उसमें अगर ज्यादा हीट होती है, गर्म टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है, तो जो क्रॉप होती है, वीट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें कमी दिखाई देती है और वो उसको खराब कर देती है, वीट की क्रॉप को। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वीट है उसको मॉडिफाइड कर देंगे, मतलब उसके जो जीन्स है उसके जीन्स में हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर देंगे। अब आपका जब यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर में भी आपका जो वीट के सीड्स हैं, वीट है ना, वो क्या कर जाएंगे, आपके सर्वाइव कर जाएंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ एक क्रॉप है जिसका नाम है बीटी कॉटन, जिसे कमर्शियली यहाँ पर अप्रूवल प्रोवाइड है फॉर द जीएम प्रोडक्शन। मतलब क्या आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो इसमें सिर्फ यहाँ पर बीटी कॉटन को ही कमर्शियली अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे ग्रो करते हैं। इसमें और कंट्रीज के नेम दिए गए हैं कि अगर आप देखेंगे 72 कंट्रीज, यहाँ पर किसकी रिपोर्ट है, एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशन की रिपोर्ट है, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि 72 कंट्रीज ने यहाँ पर जीएम, जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इधर एज ह्यूमन फूड और एनिमल फीड, उसे अडॉप्ट किया गया है। इससे उनका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ा है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स have benefited more than 1.95 billion people in 5 countries। यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स में 1.95 बिलियन ऑफ जो पीपल है उनको यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ने क्या किया, बेनिफिट प्रोवाइड किया है। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया में अभी हमें क्या करना होगा, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एडिबल ऑयल डेफिसिट है इस पर यहाँ पर फोकस करना होगा हमें, किस पर, मस्टर्ड में। हम यहाँ पे मस्टर्ड को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में एडिबल्स ऑयल का क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं और जो हमारी डिमांड है वो एक देशों से यहाँ पे मीट नहीं हो पा रही, मतलब जो हम आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं
हम एडिबल्स ऑयल ज़्यादातर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जो इतना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं आइटम, वो डिमांड से यहाँ पर नहीं मीट कर पा रहा है, उससे यहाँ पर मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है। तो ये कहा जा रहा है क्योंकि हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड्स को यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, कर देंगे, तो ये जो हमारा डिमांड मतलब मेट नहीं हो पा रही है, उससे हम क्या कर पाएंगे, मेट कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें करें। अब इसके देखिए, जहां पर हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके प्रोज हैं, एडवांटेजेस हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ आप देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया किसी भी क्रॉप्स का जो जीन्स है उसमें, तो इससे क्या हो सकता है कि अभी तो मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, बट इन फर्दर फ्यूचर में शायद वहां पर हमारा जो बॉडी है उस पर भी कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, उसमें भी कोई चेंजेस आ जाए। ठीक है। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर जो भी आपके फूड ग्रेन्स होते हैं उसका जो कंजप्शन होता है वो एनिमल्स भी करते हैं, तो एनिमल्स क्या करें, वो यहाँ पर उसका कंजप्शन ना करें, तो इससे क्या होगा, आपका जो फूड चेन है उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल जाएगा। थर्ड, यहाँ पर क्या होता है, जब भी यहाँ पर जो आपके जीन्स होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमने फर्दर ये भी देखा है कि यहाँ पर जीन्स में म्यूटेशन भी होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे हैं, जैसे कि आप कोरोना वायरस ले लीजिए, आप यहाँ पर निपाह वायरस ले लीजिए, बहुत सारे आपके जो वायरस है ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, उसमें म्यूटेशन होता रहता है, वो चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर हो सकता है, मे बी ये पॉसिबल है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर से वहां पर म्यूटेशन हो, जिससे कि हमें और भी बड़े इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशन की डिमांड को भी क्या करना, फुलफिल करना है। तो जो हम ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है जो एनीमिक पेशेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर जो मॉडिफाइड क्रॉप प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके टीबी पेशेंट्स हैं, बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ने उन्हें क्या किया है, मॉडिफाइड क्रॉप प्रोवाइड की, जिससे उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी आ रही है उसको वो क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इस तरीके की आइटम्स से हम चीजें भी कर सकते हैं। तो उसमें यही कहा जा रहा है, आप देखेंगे GM क्रॉप डिसीजन दैट कर्स द मस्टर्ड डिमांड। हम यहाँ पर जेनेटिकली मस्टर्ड में भी अभी सिर्फ इंडिया में एक ही आपका BT कॉटन है, वो कमर्शलाइज्ड है, आपका फर्स्ट यहाँ पर GM क्रॉप आप कह सकते हैं इंडिया का है। अब अदर क्रॉप्स की भी यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें क्या करना होगा, उन्हें साइंस जो है, साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, क्रॉप इंप्रूवमेंट अगर हमें करना है तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सप्लाईमेंट यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, तभी हम यहाँ पे जो फूड इनसिक्योरिटी है इससे यहाँ पर डील कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आज का, DAC gives note to buy 12 Su-30Z other military equipments। अब यहाँ पर जो हमारा DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर 12 Su-30Z को क्या करने, खरीदने का यहाँ पर फैसला किया है, उसमें सहमति दी है। ओके, ये आपके क्या है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा जो इंडिजीनियस कंसेंट है, हमारे जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड यहाँ पे डिजाइन है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोजेक्ट्स की गई है, इसका जो थ्रेशोल्ड होगा वो हमें बढ़ाना होगा। अभी क्या होता है, अब 50% है, इसे 50% से ले जाकर हमें क्या करना होगा, 60 to 65% करना होगा। मतलब कि ज्यादातर जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा समझ लीजिए, उन्हें हमें क्या करना है, हमारे लैंड में ही उन्हें बिल्ड करना है और फिर उसे यूज करना है इन मतलब कि अगर हमें, मतलब कि आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि क्या है कि हमें इंडिजिनियसली क्या करना है, उन्हें ग्रो करना है, डेवलप करना है। तो अभी जो हमारा थ्रेशोल्ड जो टारगेट है वो कितना है, 50% है, और उसे इंक्रीज करके कितना करना है, हमें 60% यहाँ पर करना है, जिससे हम क्या कर सकेंगे, जो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स जो आपकी इसका हम इम्पोर्ट करते हैं, उसका इम्पोर्ट यहाँ पर धीरे धीरे कम होगा। जो अदर कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे कम होती हुई हमें नजर आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हैज बीन क्रिएटेड एन ओवररेचिंग स्ट्रक्चर, इसका ओवररेचिंग स्ट्रक्चर है। DAC क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पर क्या होता है, DAC आपकी क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये आपके डिफेंस मिनिस्ट्री की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जैसे कि आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो वहां पर एक अंदर बॉडी, उसका नाम है आपकी DAC। तो जितने भी आपके पॉलिसीज होते हैं, आपके जो भी 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में यहाँ पे जो भी कैपिटल एक्विजिशन होता है, जैसे कि कौन सा आइटम परचेस करना है, कौन सा इक्विपमेंट परचेस नहीं करना है, तो इसका पूरा डिसीजन कौन लेता है, आपका DAC लेता है।
ठीक है। यहाँ पर जो काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं। ओके, ये आपका जो हम बात करते हैं, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ पर 1999 में आपका कागेवार होता है और 2001 में ये क्या होता है कि जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनके रिकमेंडेशन से कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो उस बेसिस पर इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को यहाँ पर बनाया जाता है। ओके, तो कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें कौन कौन होता है? तो आपके रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, चेयरमैन और चेयरपर्सन, और जो अदर मेंबर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो डीवाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जितने भी आपके यहाँ पे डिफेंस स्टाफ होते हैं तो वो उनके चीफ यहाँ पर होते हैं। ओके, सो इनका फंक्शन क्या है? तो गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कैपिटल एक्विजिशन ऑफ AON, मॉनिटर टू प्रोग्रेस ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन फीडबैक फ्रॉम द डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर जो भी आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है उन्हें मॉनिटर करना, ये सारी चीजों का काम किसका होता है? आपका DAC का होता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया सीक्स ऑस्ट्रेलियाज हेल्प इन बैटल अगेंस्ट निपाह वायरस। तो यहाँ पर आपका जो निपाह वायरस के केसेस हैं, पहले 2 थे, 2 से 5 हुए और 5 से आज की डेट में आप देखेंगे वो 6 हो चुके हैं। ओके, तो ये जो केसेस है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के चलते इंडिया ने किसकी हेल्प ली है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हेल्प ली है, जिससे वो क्या कर सके? निपाह वायरस से यहाँ पर फाइट कर सके। सो इंडिया हैज रीच्ड आउट टू ऑस्ट्रेलिया सीकिंग टू रीस्टॉक मोनोक्लोनल antibody doses to combat the Nipah virus and it's expecting 20 more doses soon। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या किया? रीस्टॉक किया। कौन सा? एंटीबॉडी डोजेस, जो मोनोकोलन यहाँ पे एक एंटीबॉडी है, इसका भी फर्स्ट ट्रायल हो चुका है इस एंटीबॉडी का, जिसने इसको पास कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया से इसे इंडिया में मंगाया जा रहा है, जिससे हम क्या कर सके? यहाँ पर निपाह वायरस के जो केसेस है उससे यहाँ पे फाइट कर सके। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है, जल जीवन मिशन रिमीन्स अ पाइप ड्रीम। अब आप सभी को पता है 2019 में आपका क्या आता है? जल जीवन मिशन आता है। जल जीवन मिशन का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी गांव हैं, ठीक है, गांव के बाद फिर ये शहर में भी आता है कि जितने भी आपका रूरल एरिया है वहां पर हर घर में आपका क्या होगा? नल के पानी का कनेक्शन होगा, मतलब कि टैप वाटर कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम देखेंगे 98% यहाँ पर जो टोटल यहाँ पे कनेक्शन है, नल का कनेक्शन प्रोवाइड हो चुका है हर एक घर में, लेकिन उसमें से आप देखेंगे कुछ घरों में सिर्फ नल का कनेक्शन ही होकर रह गया है। कुछ घरों में सिर्फ 2 घंटे पानी आता है, कहीं कहीं तो पानी ही नहीं आता है, कुछ कहीं कहीं पर सिर्फ पाइप्स यहाँ पर लगाकर छोड़ दी गई हैं, इवन नल तक फिट नहीं किया गया है। तो ये सारे केसेस यहाँ पर हमें सामने नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ घरों में यहाँ पर पानी प्रोवाइड होता है, जो लोग यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है जिनके पास पैसे हैं, जो रिच लोग हैं, तो वो यहाँ पर पैसे देकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पानी ले रहे हैं। बट ये पूरा एक गांव का केस है, यूपी में एक रूरल एरिया है, तो ये पूरा उसके बारे में आपको बताया जा रहा केस है। तो क्लेम्स वर्सेस रियलिटी, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है और रियलिटी क्या है उसके बारे में कहा है। इवन इन विलेजेस ऑफिशियली सर्टिफाइड हैविंग 100% कवरेज ऑफ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे विलेजेस आपको ऑफिशियली सर्टिफाइड होंगे जहां पर ये कहा जा रहा है कि आपका 100% जो कवरेज हो चुका है किसका? फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का। बट अगर आप रियलिटी देखेंगे, सो डू नॉट एक्चुअली हैव टैप्स। यहाँ पर रियलिटी में हर एक घर में टैप नहीं है। ओके, सम डू हैव टैप्स, कहीं पर आपको नल देखने को मिलते हैं, बट नॉट गेटिंग एनी वाटर थ्रू देम, यहाँ पर उनसे कोई पानी नहीं आ रहा है। इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो सच हाउस होल्ड हैज नो वाटर देन 2 आवर्स, कहीं कहीं पर यहाँ पर 2 घंटे से ज्यादा पानी दिया ही नहीं जाता। बट अकॉर्डिंग टू स्कीम डेफिनेशन, अगर हम स्कीम की डेफिनेशन देखते हैं तो स्कीम में ये कहा जा रहा है कि आपको हर दिन कितना, मतलब कि हाउस होल्ड इज वन वेयर द लीस्ट 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन a day is made available to every household। तो इसमें ये क्या है? 55 लीटर वाटर पर डे पर पर्सन, ये यहाँ पर है आपका डेफिनेशन किसका? इस स्कीम का। बट इस स्कीम के अकॉर्डिंग, ये जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन की। तो ये आपका कब आता है? 2019 में लॉन्च होता है। सो इट इनविसाज सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। तो 2024 तक हमें ये नहीं लगता कि हम इस जो हमारा ये टारगेट है इसको अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, 55 लीटर पर पर्सन पर डे, मतलब घर में अगर 10 लोग हैं तो हर 10 लोगों के हिसाब से यहाँ पे 55 लीटर वाटर आएगा।
ये किसके अंदर आता है? आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका मिशन क्या है? मिशन है टू इंश्योर फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एंड वाटर कनेक्शन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे ये रूरल एरिया में था, इसी तरीके से अर्बन एरिया में भी आता है आपका 2021 एंड 22 के बजट में, जिसे हम जल जीवन मिशन अर्बन के नाम से अनाउंस किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल household through functional taps all statutory towns in accordance with sustainable development goal 6। तो यहाँ पर जो हमारा sustainable development goal 6 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या लॉन्च होता है? जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च होता है, जिसके तहत हर एक घर में यहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन होगा। ओके, फिर इट कंप्लीमेंट्स द जल जीवन मिशन रूरल विट यहाँ पर पूरा आपका क्या होता है, जो आपका जल जीवन मिशन रूरल है इस तरीके से आ जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग टेप एंड सीवर कनेक्शन, जो आपका सीवर कनेक्शन है और टैप वाटर कनेक्शन है इसे इंश्योर करना, रेजोवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यहाँ पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसे रेजोवनेट करना, क्रिएटिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। तो हमें यहाँ पर एक सर्कुलर वाटर इकोनॉमी यहाँ पर क्रिएट करना है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर हमें रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो ये था आपका जल जीवन मिशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो न्यूज एंड आर्टिकल्स तो आपके यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, In which of the following groups are all the 4 countries members of G20? यहाँ पर हमें G20 कंट्रीज के नेम बताने हैं। अगर आपको ध्यान से याद होगा थोड़ा बहुत भी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप डी ऑप्शन देखें, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो सिंगापुर इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, ये गलत हुआ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड, मलेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ G20, मेंबर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। तो आप एक बार और देख लीजिए यहाँ पे मेंबर्स के नेम, तो आपको यहाँ पर याद रहेगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। मतलब इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक आपका क्या है? यूरोपियन यूनियन है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका? 1999 में, टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पर जो आपके ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उन चीजों को डिस्कस करने के लिए 1999 में आपका G20 फोरम यहाँ पर बनता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, सो मेक श्योर आप लोग कल का वीडियो देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।